हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी के अंदर आती है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन यूनिट। और इस यूनिट के अंदर आपको पता है कि टोटल कितने चैप्टर हैं? 3 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 5 आता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, फिर आता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड चैप्टर आता है 7th इवोल्यूशन। बट इस वीडियो के अंदर हम केवल यही टॉपिक करने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। उसमें वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जहां से लास्ट 15 ईयर के अंदर जो है वो नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं, यानी वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से 15 इयर्स के अंदर नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, केवल उन्हीं टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको इसका एनसीईआरटी का वन शॉट करना है तो वो हमने ऑलरेडी करवा चुके हैं। सभी क्लास 11th और 12th के बायोलॉजी के चैप्टर करवा चुके हैं। आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको इससे पहले वाले चैप्टर सेम फॉर्मेट के अंदर करने हैं, जहाँ पे आपको केवल क्विक रिविजन उन टॉपिक्स का करना है जहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो वो भी आपको सभी चैप्टर करवा चुके हैं। आई बटन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर सकते हो। और नीट PYQ भी हम करवा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आपको पता है कि कोई भी जब यूनिट स्टार्ट होती है तो वहाँ पे साइंटिस्ट के बारे में जरूर आता है, और साइंटिस्ट से कई बार जो है वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर साइंटिस्ट आते हैं जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। अब जहाँ पर जो जेम्स वॉटसन है उनका पूरा नाम क्या है? जेम्स डेवे वॉटसन है, जिनका बर्थ हुआ था 6 अप्रैल 1928 के अंदर। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल क्या आता है? इन्होंने ये जो है वो जेम्स वॉटसन जो है वो क्रिक के साथ में मिले थे, और फिर उन्होंने क्या किया था? डिस्कवर देयर कॉमन इंटरेस्ट इन सॉल्विंग द DNA स्ट्रक्चर, यानी जो DNA का स्ट्रक्चर है वो उन्होंने सोल्व करने की कोशिश की थी। किन्होंने? जेम्स वॉटसन ने फ्रांसिस क्रिक के साथ में मिलकर। उनका जो फर्स्ट जो एफर्ट था, सीरियस एफर्ट था, वो अनसेटिस्फैक्ट्री था, मतलब उससे उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं पता चला था। बट जो सेकेंड एफर्ट था वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पे था, और वो ज़्यादा अच्छे से वहाँ पर बता पाए थे कि वहाँ पर जो DNA होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री डबल हेलिकल उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। ओके, अब हम बात करते हैं आगे। यहाँ पर देखिए, यह सेकंड साइंटिस्ट जो बताए गए हैं वो कौन से हैं? फ्रांसिस हैरी क्रॉम्पटन क्रिक, इनका ये पूरा नाम है। इनका बर्थ कब हुआ था? 8 जून 1916 को हुआ था। और यहाँ पर इनको जो कुछ अवार्ड्स मिल चुके हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो भी वॉटसन एंड क्रिक जो है उनको पहला अवार्ड मिला था जॉन कॉलिन वॉरेन प्राइज ऑफ द मैनचेस्टर जनरल हॉस्पिटल 1959 में, लेस्कर अवार्ड 96 में, रिसर्च कॉर्पोरेशन प्राइज 1962 में, बट सबसे मेन है नोबल प्राइज इनको मिला था 1962 में फॉर दियर डिस्कवरी फॉर द DNA, जो स्ट्रक्चर उन्होंने डिस्कवर किया था। ओके, तो अब हम चलते हैं, हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और जो नीट में क्वेश्चन जहाँ से पूछा जा चुका है वहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया गया है कि ये नीट के प्रीवियस क्वेश्चन जो टॉपिक होंगे वो यहाँ पर इस नोट्स में हाईलाइटेड होंगे। आपको बता दूं कि ये जो नोट्स है वो कम्प्लीटली NCERT बेस्ड है। एक एक लाइन NCERT की इसमें कवर की गई है, डायग्राम टेबल सब कुछ। अगर आपको ये नोट्स वगैरह लेने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और आपको पता है यूनिट का नाम क्या था? जेनेटिक्स। तो यहाँ पर देखिए, जेनेटिक्स में आपके दो मेन इंपॉर्टेंट आते हैं रोल, एक इनहेरिटेंस और एक वेरिएशन। व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस एक वो प्रोसेस है जिसके द्वारा जो कैरेक्टर हैं वो पास होते हैं पेरेंट्स से प्रोजेनी की अंदर, और यहाँ पर ये जो इनहेरिटेंस है वो बेसिस है हेरिडिटी का। नाउ व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन वो डिग्री है जिसके द्वारा प्रोजेनी जो होती है वो डिफर होती है अपने पेरेंट्स से, उसको बोलते हैं वेरिएशन। यानी कुछ थोड़ा बहुत स्मॉल चेंज जो आता है उसको बोलते हैं वेरिएशन। और इनहेरिटेंस क्या होता है? वो प्रोसेस जिसके द्वारा जो कैरेक्टर होते हैं वो पेरेंट्स से प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफर होते हैं। ओके, अब हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट आता है कुछ एक टर्म्स है। देखो नोट्स में हमने वो टर्म्स वगैरह पहले ही इंक्लूड कर दी है जो कि आगे आएगी। सबसे पहले हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? इट कैन बी डिफाइंड एज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द सक्सेसिव जनरेशन ऑफ लिविंग बीइंग। अब आपको ये भी मन में आएगा कि हेरिडिटी क्या होती है। तो इसमें जितने भी जो कैरेक्टर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भेजने वाला जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हेरिडिटी। नाउ व्हाट इज एलील्स? द वेरियस फॉर्म ऑफ ए जीन इज कॉल्ड एलील, यानी जीन जो होता है उसके अलग अलग फॉर्म को हम एलील बोलते हैं। फिनोटाइप क्या होता है? वो एक्सटर्नल या ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर जो होते हैं जो दिखाई दे, जैसे आपका टोल दिखाई दे सकता है, डोर्फ दिखाई दे सकता है, उसको बोलते हैं फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन होता है बाहर से नहीं दिखाई देता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है अगर कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल ये इसमें डबल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, इस टाइप का जो होता है वो जीनोटाइप होता है। होमोजाइगोट क्या होती है? होमोजाइगोट वो होती है जहाँ पे पेयर ऑफ एलील जो है वो बिल्कुल सिमिलर है। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी। हेट्रोजाइगस क्या होता है? जहाँ पर जो है वो एलील बिल्कुल अलग अलग है। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी, इस टाइप का हेट्रोजाइगस कंडीशन कहलाती है।
डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है? डोमिनेंट कैरेक्टर जो एक्सप्रेस होता है F1 में उसको डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं, और यहाँ पर रिसेसिव कैरेक्टर क्या होता है? जो सप्रेस कर दिया जाता है इन द डोमिनेंट कैरेक्टर के द्वारा, तो वो रिसेसिव होता है। मोनोहाइब्रिड में केवल एक स्पीसीज जो होता है एक ही कैरेक्टर लेके सिंगल ट्रेट लेकर उसको क्रॉस करवाएंगे, और डाई हाइब्रिड में दो ट्रेट लेके उसका क्रॉस करवाएंगे। अब हम बात करते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब वो टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं जहाँ से हमारे नीट में क्वेश्चन आने लगते हैं, और आपको भी पता है अगर आपने पहले वाले चैप्टर देखे तो आपको पता है कि जो फर्स्ट पैराग्राफ वगैरह होते हैं वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, और इस चैप्टर के अंदर हम केवल वही टॉपिक मेन ज़्यादा डिस्कस करेंगे, उन पे ज़्यादा फोकस रखेंगे जहाँ पे नीट में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब यहाँ पर मेंडल का नाम क्या है? ग्रीगर मेंडल है। इनको फादर ऑफ क्लासिक जेनेटिक्स भी बोला जाता है। देखो वैसे तो मैंने आपको इस वीडियो में बोला था कि हम 15 ईयर्स के ही टॉपिक करेंगे, बट आपको पता चलेगा कि हम 25 ईयर तक के भी ये निपटा चुके हैं। अब देखिए, ग्रीगर मेंडल जो है उनको फादर ऑफ क्लासिक जेनेटिक्स भी बोला जाता है। 1991 में क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा आगे का जो टॉपिक है वहां से 2017 और 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, ग्रीगर मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था ऑन द गार्डन पी फॉर 7 ईयर। कौन से ईयर है? 1856 से लेकर 1863। ये ईयर एज इट इज याद रखनी है, क्योंकि यही 2017 में पूछे गए थे। कितने ईयर थे? 7 ईयर थे। और कौन कौन से थे? 1856 से लेकर 1863 तक। और उन्होंने क्या प्रपोज किया? प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उन्होंने एक लॉ दिया, और लॉ था कौन सा? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर है? अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट है, इन्होंने गार्डन पी के ऊपर जो है वो पूरी रिसर्च की थी। किन्होंने? जो ग्रीगर मेंडल थे उन्होंने। अब इन्होंने जो है वो 7 ट्रेट्स लिए थे। अब यहाँ पर देखिए कैरेक्टर हो गया आपके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सीड शेप ले लिया और सीड कलर ले लिया, तो सीड शेप में डोमिनेट और रिसेसिव अलग अलग हो गए थे। डोमिनेट राउंड हो गया और रिसेसिव रिंकल्ड हो गया। जो सीड कलर था वो आपका येलो हो गया डोमिनेट वाला, और रिसेसिव वाला हो गया ग्रीन। फिर इन्होंने फ्लावर कलर और फ्लावर पोजिशन भी ली थी। ये रहा फ्लावर कलर और ये रहा फ्लावर पोजीशन। फ्लावर कलर डोमिनेट वॉयलेट होता है, और फ्लावर जो पोजीशन है डोमिनेट वो एक्सियल होती है। वाइट और आपका टर्मिनल जो पोजीशन वाली है ये रिसेसिव है। फिर उन्होंने ले लिया पोड शेप एंड पोड कलर। तो फुल जो पोड शेप होती है वो डोमिनेट होती है, कॉन्स्ट्रिक्टेड जो होती है वो रिसेसिव होती है। ग्रीन अगर कलर है किसका? पोड का, तो वो डोमिनेट है, और अगर येलो कलर है तो वो किसका है? पोड का कलर वो रिसेसिव है। अब सीड कलर में यहाँ पर ये देखो येलो कलर वाला डोमिनेट है, बट पोड कलर में ग्रीन कलर डोमिनेट है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम स्टेम हाइट की बात करें तो टोल जो है उन्होंने जो है वो डोमिनेट लिया था, और ड्वार्फ जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर लिया था। ये सब कुछ मैंने क्यों बताया है अभी आपको क्लियर हो जाएगा, इसलिए बताया। देखो यहां से हमारा AIPMT 2003 में, 15 में, 17 में, 20 और 2022 में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीजें बताई है। अब आगे देखिए, मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज। अब ट्रू ब्रीडिंग का क्या मतलब होता है? जो होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं, जहाँ पे कोई मिक्स नहीं होता है। मतलब अगर वो डोमिनेट है तो वहाँ पे प्योर डोमिनेट है, अगर वो रिसेसिव है तो वो प्योर रिसेसिव है। दैट इज कॉल्ड द ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज। और ये कितनी थी? टोटल 14 वेराइटीज थी। अब 14 वेराइटीज कैसे थे आप खुद ही देख लो। टोटल कैरेक्टर कितने हो गए? 7 कैरेक्टर हो गए। अब एक में कितनी वेराइटीज है? 2 है, तो 7 × 2 कितनी हो गई? 14 हो गई। तो ये 14 वेराइटीज इस तरह से हो गई। एज ए पेयर क्यों ले लिया? क्योंकि एक डोमिनेट ले लिया और एक क्या ले लिया? रिसेसिव ले लिया। विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर द वन कैरेक्टर विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है बिल्कुल ऑपोजिट, मतलब एक टोल है तो एक ड्वार्फ है। सम ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट सेलेक्टेड वर स्मूथ और रिंकल्ड सीड येलो और ग्रीन सीड, इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड ग्रीन और येलो पॉड एंड ड्वार्फ प्लांट। ये हमने सभी के सभी जो कलर है, ये जो हमारे डोमिनेट और रिसेसिव वाले जो कैरेक्टर है वो हमने बता दिए, वही कुछ है। अब देखिए, रीड 7 कैरेक्टर एंड डोमिनेट रिसेसिव फ्रॉम डायग्राम 5.1 मैंने आपको बता दिया है। टोटल 7 कैरेक्टर एंड 14 वेराइटी जो होती है वो लोकेटेड होती है केवल और केवल 4 क्रोमोसोम पे। ये क्योंकि बहुत पहले AIPMT 2003 में आ चुका है। अगर वो पूछा भी जाए तो भी अच्छी बात है, नहीं पूछा जाए तो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इसमें नोट्स के अंदर वो टॉपिक भी कवर कर दिए हैं जो NCERT में मेंशन नहीं है। इसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ही मिलेगा। तो यहाँ पे 4 क्रोमोसोम कौन थे? फर्स्ट क्रोमोसोम, फोर्थ क्रोमोसोम, फिफ्थ क्रोमोसोम और 7th क्रोमोसोम थे। वहां पर 4 क्रोमोसोम आउट ऑफ टोटल तो 14 ही क्रोमोसोम होती है, तो उसमें से केवल 4 क्रोमोसोम पे ही जो है वो आपके 7 कैरेक्टर और 14 वेराइटी जो है वो मिल जाती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन। अब आपको पता है ये 1 जीन की बात कर रहा है, इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहा है। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस वाले से आप अगर देखोगे तो यहाँ पर हम सारी चीजें आपको बताएंगे। अब देखिए, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखना है। यहाँ पर जो मेंडल है उन्होंने फैक्टर नाम दिया था। उन्होंने ये बोला था कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन चीजों को आगे लेकर जा रही है और मुझे नहीं पता है, बट अब उनको क्या बोला जाता है? जीन्स बोला जाता है। बट उन्होंने उन जीन्स को क्या बोला था? फैक्टर बोला था। ये थोड़ा सा एक वर्ड है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो इसको याद रख लेना।
देखो 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, जीन्स विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आर नोन एज एलील, यानी वो जीन जो एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्ट को कोड करता है उसको बोलते हैं एलील। दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एलील क्या होता है, और यहाँ से 2015 में एज इट इज ये क्वेश्चन आ चुका है, तो यहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज है। देखो सब कुछ मोनोहाइब्रिड कर रहे हैं, तो यहाँ पर होता क्या है इसको ध्यान से समझना। जो मेंडल थे उन्होंने क्या किया, क्रॉस करवाया, उन्होंने पेरेंट ले लिया टोल एंड ड्वार्फ। अब के मैंने पहले बताया था कि ये ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज थे। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब हो गया टोल है। अब देखो कोई भी जो प्लांट है वो कैसा होता है, डिप्लॉइड। क्लियर हो गया, क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। तो उसमें एक क्रोमोजोम जो है वो मेल से आएगा और एक क्रोमोजोम फीमेल से आएगा। तो इसके पास प्योर कैपिटल टी वाले थे, और ड्वार्फ के वाल में जो है वो प्योर रिसेसिव करेक्टर थे, यानी स्मॉल टी ले लिया। डोमिनेंट को हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करेंगे और जो रिसेसिव है उसको स्मॉल लेटर से, सेम स्मॉल लेटर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इन्होंने ये वाले जो है इनके जीनोटाइप जो है वो इन्होंने पेरेंट ले लिए। अब आप खुद देखो, इसमें से इसको क्रॉस कराओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको क्रॉस कराओगे तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी। आपको एक सिंपल सा जो है वो शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, अगर दोनों ही सेम है तो उसमें से इसको सिंपल कैपिटल टी ले लो, और ये दोनों सेम है तो इसमें से एक निकाल लो, तो इस जो भी आगे जीनोटाइप आएगा उनका सबका कैपिटल टी स्मॉल टी ही जीनोटाइप आएगा। तो इन्होंने जो FN जनरेशन आई उनके टोल आए। अब यहाँ पर ध्यान देखना, टोल तो आए बट यहाँ पर जो इनका जीनोटाइप था वो थोड़ा सा अलग था पेरेंट्स से, ये याद रखना है। बट ये जो फिनोटाइप था, फिनोटाइप ये हमने बता रहे हैं, जो कैपिटल टी स्मॉल टी वो तो जीनोटाइप बता रहे हैं, बट फिनोटाइप देखा इन्होंने कि सभी टोल है। क्यों टोल है, क्योंकि जो कैपिटल टी वाला है वो हमने बात की थी डोमिनेंट है, जो रिसेसिव को स्प्रेस कर देता है, उसके कैरेक्टर को शो नहीं होने देता है। जब इनका क्रॉस करवाओगे यहाँ पर, तो इनका क्रॉस करवाने के आपको ही पता है कि क्या मिलेगा। पहले इसका क्रॉस करवाओगे तो यहाँ पे कैपिटल टी मिलेगा, इसका क्रॉस कराओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, फिर इसका क्रॉस करवाओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, और इनका क्रॉस कराओगे तो स्मॉल टी मिलेगा। तो इस टाइप से। अब अगर दोनों बिल्कुल सेम है, जैसे कैपिटल टी सेम है, तो इसको बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन। ये दोनों सेम है स्मॉल टी, तो इसको भी बोलेंगे क्या, होमोजाइगस कंडीशन। ये बीच वाले अगर जो अलग अलग है, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन। इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन बोलेंगे। फिनोटाइप आपको समझ में आ गया, जीनोटाइप आपको समझ में आ गया, पेयर ऑफ एलील आपको समझ में आ चुका होगा। ये सब कुछ यहाँ पर हमने बता दिया। हेट्रोजाइगस हमने बता दिया, डोमिनेंट हमने बता दिया, रिसेसिव हमने बता दिया है। ये सब कुछ क्यों बता रहे हो, क्योंकि ये अभी आगे काम आएगा। देखो यहां पर देखो, सबसे पहले ये इन्होंने लिया है टॉल और ड्वार्फ। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिया, ये गेमीट हो गए। यहाँ पे FN जनरेशन है, सारी की सारी कैसी है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाली है, आपको दिखाई दे रही होगी। फिर उन्हीं कैपिटल टी स्मॉल टी को आगे क्रॉस करवाया गया है, और यहाँ पर क्या बनाया गया, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आपका F2 जनरेशन है। याद रखना है F1 नहीं है, F2 है। मतलब यहाँ पर जो है वो पेरेंट है, पेरेंट के खुद बच्चे हुए, बच्चों के बाद में उनके बच्चे हुए, तो ये ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए F2 जनरेशन वाले, उसमें जाकर दिखाई दिया है। चिल्ड्रन पे तो दिखाई भी नहीं दिया था। फिनोटाइप जीनोटाइप का रेशियो अच्छे से याद कर लेना। फिनोटाइप हमारा 3, जहां पर देखोगे ये तीनों कैसे हैं, टोल है, तो ये हमारा 3 टोल आया। एक कैसा है हमारा ड्वार्फ है, तो इस टाइप से जीनोटाइप। और हमारा जीनोटाइप कैसे आया, एक इस टाइप का है तो ये 1 आ गया। ये दोनों हमारे अलग अलग हैं तो ये हमारे 2 आ गए, और ये वाला हमारा रिसेसिव वाला सेम है तो ये 1 आ गया। तो 1:1 रेशियो इस टाइप से आया। अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई देगी, यहाँ पर इन्होंने ये बॉक्स बना दिए। ये बॉक्स किसने बनाए, द प्रोडक्शन ऑफ गेमीट बाय द पेरेंट, द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट दैट इज F1 एंड F2 प्लांट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम ए डायग्राम कॉल्ड पुनेट स्क्वायर। ये स्क्वायर में बनाया हुआ उसको बोला है पुनेट स्क्वायर, जैसे हमारे यहाँ पे फिगर में दिखाई दे रहा है। अब ये जो पुनेट स्क्वायर है ये डेवलप किया था बाय द ब्रिटिश जेनेटिक्स रेगिनाल्ड सी पुनेट ने, उन्हीं के नाम पे इसको पुनेट स्क्वायर बोल दिया गया। देखो काम तो सारा कुछ जो है वो ग्रेगर मेंडल ने किया, इन्होंने बस उसमें ड्राइंग सी करके और ये बना दिया कि इसके तो ऐसे स्क्वायर लेकर वो कर लो। अब इनका नाम आ गया और फिर उसी के हिसाब से ये आ चुका है। ये क्रॉस तो उन्होंने किया था ना, क्रॉस इन्होंने नहीं किया, इन्होंने तो केवल ये जो ड्राइंग सी बना दी, मतलब इसको अच्छा सा कर दिया बस कि शो पीस बना दिया, तो इसलिए इनका भी नाम आ गया। ओके, फिर आपको हमने सब कुछ बता दिया। अब आता है टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कई बार जो है वो नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं। अब आपके सामने बात करते हैं, देखो ये रहा टेस्ट क्रॉस। कितनी बार क्वेश्चन आए हैं, 6 में, 7 में, 10 में, 11 में, 12 में, मतलब 5 टाइम क्वेश्चन आए हैं AIPMT में। तो इसका मतलब ये अब भी आ सकते हैं, रिसेंट ईयर में आ सकते हैं, कोई भी बड़ी बात नहीं है। अब देखो टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या है, मतलब टेस्ट, किसी चीज का टेस्ट करना है क्रॉस करवा के, तो वो टेस्ट क्रॉस हो गया। अब सिंपल सा समझो, अब इसमें टेस्ट क्रॉस किसका करवाएंगे, मान लो कि हमें एक कोई प्लांट है, क्लियर है, और वो कैसा दिखाई दे रहा है, फिनोटाइप में डोमिनेट दिखाई दे रहा है। फिनोटाइप उसका कैसा दिखाई दे रहा है, डोमिनेट दिखाई दे रहा है। मतलब वहां पर वो कैपिटल टी और स्मॉल टी हो सकता है, या फिर वो कैपिटल टी हो सकता है। तो हमें नहीं पता कि इसका जीनोटाइप क्या है,
तो इसका जीनोटाइप पता करने के लिए क्या करोगे, प्योर रिसेसिव के साथ क्रॉस करवा दो, मतलब इसके साथ क्रॉस करवा दो, उसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो क्या आएगा, देखिए तो यही चीज होती है वो टेस्ट क्रॉस कहलाती है। देखो देयरफॉर टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ ए टोल प्लांट एंड द जीनोटाइप ऑफ द टोल प्लांट द F2 मेंडल क्रॉस द टोल प्लांट F2 विद ए ड्वार्फ प्लांट, दिस इज कॉल्ड द टेस्ट क्रॉस। यानी उन्होंने जो है वो पता करने के लिए कि उसका जीनोटाइप कौन सा है, जैसे 3 आ गए थे ना टोल, जिसमें से एक तो कैपिटल टी वाला था और 2 क्या थे, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले थे, तो ये 3 आ गए थे। तो इनका कैसे पता चला कि ये इस टाइप से हेटेरोजाइगस या होमोजाइगस, तो वो टेस्ट क्रॉस से पता चला। उनका टेस्ट क्रॉस किसके साथ करवाया गया, विद द ड्वार्फ प्लांट। ड्वार्फ प्लांट का मतलब होता है जो प्योर रिसेसिव के साथ करवा दो उसको बोलते हैं। अब देखो इसमें कैसे पता चलता है, यहाँ पर देखो इन्होंने बताया है, तो हमने बताया 2007 में और नीट 2016 में भी ऐसे क्वेश्चन है। देखो इफ अननोन प्लांट इज हेटेरोजाइगस, मतलब हेटेरोजाइगस है, इस टाइप का है, तो उसका जब हम इसके साथ में क्रॉस करवाएंगे तो हमें पूरा 50-50% मिलेगा। देखो ये सेम है तो इसको कैपिटल टी ले लो, इसके साथ क्रॉस कराओगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके साथ करवाओगे स्मॉल टी, मतलब हमें 50-50 मिलेगा। 50% टोल मिलेंगे, 50% ड्वार्फ मिलेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा वो हेटेरोजाइगस कंडीशन है। अगर वो होमोजाइगस कंडीशन है तो हमें क्या मिलेगा, देखो अगर वो होमोजाइगस कंडीशन है, इस टाइप से कंडीशन है और ये हमने टेस्ट क्रॉस वाला लिया है और ये इस टाइप से है, तो इसमें क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा। इसका मतलब हमें ऑल टोल मिलेंगे या फिर ऑल ड्वार्फ मिलेंगे। अगर वो इस वाली कंडीशन है और इस वाली कंडीशन के साथ में क्रॉस करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑल ड्वार्फ मिलेगा। तो मेनली तो हमारा जो है वो ऑल टोल मिलेगा। अगर यहाँ पर क्या है, जो होमोजाइगस कंडीशन है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो वहाँ पे 50-50% मिलेगा, उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस करवाना। ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। ये डायग्राम यहाँ पे इस टाइप से बताया गया है। देखो डोमिनेंट कैरेक्टर हमें नहीं पता इसका जीनोटाइप क्या है, मान के ये चल रहे हैं, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, ऑल फ्लावर आर वायलेट, और अगर ये लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, 50-50% आ गया, हाफ फ्लावर व्हाइट आ गया, हाफ फ्लावर जो है वो, इसका मतलब ये हेटेरोजाइगस कंडीशन थी और ये होमोजाइगस कंडीशन थी। ये हमें पता लग जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंडल लॉज। अब मेंडल ने कई लॉज दिए थे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और या फिर प्योरिटी ऑफ गेमेट दिया था, और डाई हाइब्रिड क्रॉस करवा के उन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था। अब एक की बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहाँ से नीट में क्वेश्चन नहीं आया, बट सेकंड लॉ या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोले तो यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है AIPMT 2010 में। इसमें क्या बोला गया, देखो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड द बोथ द कैरेक्टर आर रिकवर्ड एज सच इन द F2, तो वन ऑफ दीज नोट्स इन द F1। ब्लेंडिंग का क्या मतलब होता है कि जैसे सबसे पहले टोल थे और फिर ड्वार्फ थे, बट वो ड्वार्फ वाला जो है वो F1 में नहीं दिखाई दिया, सारे के सारे टोल थे और कोई भी इन बिटवीन नहीं था। बाद में जब F2 किया तो वहां पर टोल भी मिल गया और ड्वार्फ भी मिल गया, उसको बोलते हैं कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई, कोई मिक्सर नहीं हुआ, उसको बोलते हैं क्या कि यहाँ पर कोई भी ब्लेंडिंग नहीं हुई, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये दिस इज नोट्स, यहाँ से AIPMT 2010 में क्वेश्चन आ चुका है। ये तो हमने पढ़ा। अब एक इंटरेस्टिंग चीज आती है, दैट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब ये क्या है, ये क्या अलग से आ गया, देखो व्हेन नाइदर ऑफ द एलील ऑफ ए कैरेक्टर इज कंप्लीटली डोमिनेट ओवर द अदर एंड द F1 हाइब्रिड इज इंटरमीडिएट बिटवीन द टू पेरेंट, द फिनोमिना इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट का मतलब है कि आधी अधूरी डोमिनेंस, यानी वो कैरेक्टर जिसको डोमिनेंस शो करना था वो कंप्लीटली डोमिनेट शो नहीं कर पाया, रिसेसिव ने उसको थोड़ा सा सप्रेस किया उसको भी, और दोनों ने मिलकर इंटरमीडिएट बना लिया, मतलब इन बिटवीन उसका बीच का कुछ बन गया, तो वो क्या हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपके सामने आ गया होगा, देखो इसलिए क्योंकि यहाँ से 1991, 2010, 2012 और नीट 2019 में क्वेश्चन आया, इसलिए बता रहा हूँ। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है आपके सामने, देखो द इनहेरिटेंस ऑफ द फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर दैट इज द स्नैपड्रैगन या फिर एंटीरियम स्नैपड्रैगन स्पीसीज इज ए गुड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है, जिसको डॉग फ्लावर भी बोल सकते हो, स्नैपड्रैगन भी बोल सकते हो या फिर एंटीरियम भी बोल सकते हो। इसके अलावा एक और एग्जांपल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, दैट इज द पी स्टार्च ग्रेन साइज। पी स्टार्च ग्रेन साइज जो है वो भी इनकम्प्लीट का एग्जांपल है। वो कैसे, वो आगे बात करेंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज अप्लाई हियर, यहाँ पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगेगा। इन ए क्रॉस बिटवीन द टू ब्रीडिंग, यानी प्योर रेड लिया है, प्योर व्हाइट लिया है, ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। जब इनका क्रॉस करवाया तो हमें इन बिटवीन मिला, मतलब पिंक मिला। रेड और व्हाइट को मिला के पिंक बनता है, तो हमें वो पिंक मिला, इन बिटवीन मिल गया। फिर दोनों सेम पिंक को जब क्रॉस करवाया तो इस बार हमें क्या मिला, रेड मिला, 2 पिंक मिले और हमें एक व्हाइट मिला। इस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों सेम आ गए। देखो व्हेन F1 वाज सेल्फ कॉन्बिनेशन द F2 रिजल्ट इन द फॉलोइंग रेशियो, दैट इज द 1 रेड मिला, 1 पिंक मिला, 1 व्हाइट मिला। बोथ जीनोटाइप और फिनोटाइप 1:1 मिले, क्योंकि 1 जो है वो कैपिटल आर मिला, 2 हमें कैपिटल आर स्मॉल आर मिले और एक जो हमें स्मॉल आर मिला।
तो फिनोटाइप देखोगे तो 3 फिनोटाइप हो गए ना इस बार, इसीलिए हमें यहाँ पर फिनोटाइप रेशियो 3 मिले। फिनोटाइप 3 कौन कौन से हो गए, एक रेड हो गया, एक पिंक हो गया और एक व्हाइट हो गया। तो रेड वाला 1 हो गया, पिंक वाले 2 हो गए, व्हाइट वाला 1 हो गया, तो 1 to 1 मिला। और जीनोटाइप भी इसी टाइप से मिला, आर वाले का कैपिटल आर था, पिंक वाले का कैपिटल आर स्मॉल आर था, और जो व्हाइट वाला था उसका स्मॉल आर था। ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये पूरा कंसेप्ट बताया गया, बट यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। अब आते हैं हम किसके बारे में बात करते हैं, को डोमिनेंस के बारे में बात करते हैं। को डोमिनेंस काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखोगे बहुत बार क्वेश्चन आया है। देखिए 1990 में आया है, 2013 में आया है, 15 में आया है, 18 में आया है, 2020 के अंदर आया है। इसका मतलब काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब व्हाट इज द को डोमिनेंस, को का मतलब साथ में मिलजुल कर, जैसे को एम्प्लॉय, तो ये इसी टाइप से है, को स्टूडेंट, तो ये सब कुछ इसी टाइप से है कि दोनों मिलकर एक साथ अगर आ जाए तो उसको बोलेंगे को डोमिनेंस। देखिए इन द केस ऑफ द कोडोमिनेंस F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ पेरेंट, यानी यहाँ पर दोनों पेरेंट जो है उनकी रिजेंबलेंस यहाँ पर शो होगी। गुड एग्जाम्पल क्या है कोडोमिनेंस का, ए गुड एग्जाम्पल इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल दैट डिटरमाइन ABO ब्लड ग्रुपिंग इन द ह्यूमन ग्रुप। इसका मतलब क्या है कि ABO कंट्रोल आर द कंट्रोल बाय द जीन A, यानी जो ABO ब्लड ग्रुप है वो किसका एग्जाम्पल है, कोडोमिनेंस का है। और जो ABO ब्लड ग्रुप होता है वो कंट्रोल किया जाता है कौन से जीन के द्वारा, जीन I के द्वारा। ये आपको याद रख लेना है। अब देखिए द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स है सुगर पॉलीमर, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सुगर पॉलीमर होते हैं, दैट प्रोट्रूड फ्रॉम इट्स सरफेस एंड दिस काइंड ऑफ सुगर इज कंट्रोल्ड बाय द जीन आई। अब इस जीन आई के पास में 3 एलील होते हैं, एक होता है IA, एक होता है IB और एक होता है स्मॉल आई। अगर ये दोनों IA और IB है तो ये देखिए स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सुगर, वाइल IA डज नॉट प्रोड्यूस एनी सुगर, यानी जो IA है और IB है वो शुगर ही होती है, बट वो स्लाइटली थोड़ी थोड़ी डिफरेंट फॉर्म होती है। जबकि स्मॉल आई की बात करें तो वो कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करती है। क्यों, देखिए यहाँ पर बोला गया ना रेड ब्लड सेल है शुगर पॉलीमर, तो उसी की बात कर रहा है। बिकॉज ह्यूमन्स आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ईच पर्सन पोजेस एनी 2 ऑफ द 3 आई जीन एलील। कोई भी ह्यूमन बींग में ये तीनों एक साथ नहीं होगी, इनमें से केवल 2 होगी। इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, वो हम अभी आगे टेबल में भी देखेंगे। अब इन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज बोली है कि कोडोमिनेंस कहां पे शो होगा। तो देखिए अगर IA और IB एक साथ में आ गए तो वो किसको शो करेंगे, वो शो करेंगे दोनों को, A और B दोनों को शो करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, कोडोमिनेंस हो जाएगा। IA और IB डोमिनेट है, अगर ये दोनों साथ में आ गए मतलब IA और स्मॉल आई साथ में आ गया तो यहाँ पर केवल IA एक्सप्रेस होगा, क्योंकि I कोई भी प्रोड्यूस शुगर नहीं करता है। IB अगर दोनों साथ में आ गए तो केवल IB एक्सप्रेस होगा, बट देखिए दोनों अगर IA और B साथ में आए दे बोथ एक्सप्रेस देयर ओन टाइप ऑफ शुगर, और यही कहलाता है कोडोमिनेंस। अब देखो यहां से फिर कितनी बार क्वेश्चन है आपको सामने दिखाई दे जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सिंस देयर आर 3 डिफरेंट एलील, टोटल 3 डिफरेंट एलील है, 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 एलील आर पॉसिबल, तो टोटल 6 कॉम्बिनेशन इनके पॉसिबल है। एंड देयरफॉर ए टोटल 6 डिफरेंट जीनोटाइप भी यहाँ पर पॉसिबल है। हाउ मेनी फिनोटाइप पॉसिबल है, तो टोटल 4 पॉसिबल है, यानी ABO A, B एंड O जो है वो 4 फिनोटाइप एंड 6 जीनोटाइप यहाँ पर पॉसिबल है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिखाई दे रही होगी क्योंकि 1991, 92, 94, 2010, 15, 17 इतनी बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। और यहाँ पर आपको ये भी याद रखने पड़ेगा, ये मल्टीपल एलील का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे 2 से ज्यादा एलील है। कौन कौन सी एलील थी, A थी, B थी और स्मॉल I ये एलील थी 3, तो यहाँ पर 3 एलील हो गई, वो मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए पेरेंट 1 से एलील जो आई वो IA मान सकते हैं या फिर B मान सकते हैं या फिर स्मॉल I मान सकते हैं। यहाँ पर IA या फिर स्मॉल I। अब यहाँ पर देखिए AA जब आया तो वो A शो कर रहा है, AB आया तो वो AB शो कर रहा है, IA आया तो वो A शो कर रहा है। इसी टाइप से जब दोनों एक साथ आ रहे हैं तो वो AB शो कर रहे हैं, बाकी यहाँ पर B ही शो हो रहा है, और दोनों ये आए तो O शो हो रहा है। ये यहाँ पर टेबल आप अच्छे से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मल्टीपल एलील आर प्रेजेंट एट द सेम लोकस ऑन द क्रोमोसोम, ये आपको पता होना चाहिए कि मल्टीपल एलील जो होती है वो सेम लोकस मतलब सेम ही पोजीशन पे प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम के अंदर। नेक्स्ट हमने बात की थी कि यहाँ पर जो P ग्रेन साइज है वो किसका एग्जांपल था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, वहां से 2018 में क्वेश्चन आ चुका है। देखिए फॉर एग्जांपल स्टार्च सिंथेसिस इन PCD इज कंट्रोल्ड बाय द 1 जीन, इट हैज 2 एलील्स कैपिटल B एंड स्मॉल b, स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड इफेक्टिवली BB होमोजाइगस, देयरफॉर लार्ज स्टार्च ग्रेन आर प्रोड्यूस। अब ये यहाँ पर इसीलिए इन्होंने बोला है, क्लियर है। ओके अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन से। यहां पर भी ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट अब ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर ये चीजें आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी जो यहां पर करवाया गया है। देखो शॉर्ट ट्रिक फॉर द रेशियो, अब यहां पर रेशियो पूछा जा सकता है फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो। एनसीईआरटी में केवल फिनोटाइप दिया, आप जीनोटाइप भी निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना है। जो हमने फिनोटाइप जो है वो मोनोहाइब्रिड के लिए क्या था, 3:1 था,
तो उसी को क्या कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। मतलब डाई हाइब्रिड के लिए तो उसका 2 लगा देंगे, ट्राई हाइब्रिड के लिए होगा तो 3 लगा देंगे, वो उसका 4 लगा देंगे, इस टाइप से। अब देखो यहाँ पर अगर इसका 2 किया तो ये 3:1 3:1। अब ये डी का क्या मतलब हुआ, डोमिनेट। आर का क्या मतलब हुआ, रिसेसिव। मतलब पहले वाले का डोमिनेट और पहले वाले का रिसेसिव ले लो, सेकंड वाले का डोमिनेट और सेकंड वाले का रिसेसिव ले लो और रेशियो निकाल लो 9:3:1। ये चीज क्लियर होगी। और यहाँ पर जो है अगर वहां पर जीनोटाइप निकालना है तो जैसे जीनोटाइप क्या था, 1:2:1 था, उसका स्क्वायर कर लो क्योंकि ये 2 था। तो 1 2 1 को मल्टीप्लाई कर लो, 1 2 1 से जो आएगा 2 2 1 1 2 2 4 2 2 1 1, ये जीनोटाइप निकल कर आएगा। क्लियर है। एक देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया AIPMT 1998, 2005 और 2006 में, फाइंड आउट द हाउ मेनी गेमीट्स आर फॉर्म्ड, यानी टोटल कितने गेमीट्स बनेंगे। तो उसका जो है वो एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है, मैं करवा रहा हूं क्योंकि काफी पहले क्वेश्चन आए हैं। अगर आ भी जाए तो आपके लिए तो फायदे की बात होने वाली है। देखो हियर n इज रिप्रेजेंट बाय हेट्रोजाइगस जीनोटाइप होगा। ये देखो फॉर एग्जांपल दिया भी है, मतलब कैपिटल T स्मॉल t, यहाँ पर ये हेट्रोजाइगस है तो n की वैल्यू हो जाएगी 1। कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, यहाँ पर हेट्रोजाइगस 2 है तो n हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस केवल एक है बीच वाला कैपिटल Y स्मॉल y, तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम आगे बात करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और ये हमने बता दिया था। देखो देयर आर द रेशियो ऑफ 9:3:1 कैन बी derived फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ 3 येलो 1 ग्रीन 3 राउंड 1 रिंकल्ड, द डेरिवेटिव कैन बी फ्रॉम बाय 3 रिंकल्ड 1 ग्रीन 3, और ये 9 राउंड एंड येलो 3 रिंकल्ड एंड येलो 3 राउंड एंड ग्रीन और 1 रिंकल्ड एंड ग्रीन। यहाँ पे ये लास्ट पेज वाला डायग्राम वगैरह आपको देख लेना है और उनके जीनोटाइप भी आपको देख लेने हैं। वैसे क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब यहां से क्वेश्चन आएगी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोम एक्चुअल में होता क्या है, क्रोमोसोम होता है आपकी कलर बॉडी जो कि विजुअलाइज होते हैं आफ्टर द स्टेनिंग, ये हमें पता होना चाहिए। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से क्वेश्चन आएगा 2020 के अंदर। देखिए सटन एंड बोवेरी आर्ग्यू दैट द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ ए पेयर ऑफ फैक्टर दे कैरिड। फैक्टर का मतलब वो जीन से बात कर रहे हैं, मैं इसीलिए आपको फैक्टर बता दिया था कि मेंडल उनको फैक्टर बोलता था। सटन एंड बोवेरी ये बोल रहे हैं कि अगर कोई पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उसको अगर हम सेपरेट करते हैं तो वहां पर जो भी जीन्स है या फिर जो पेयर ऑफ फैक्टर हैं वो भी वहां पे सेग्रीगेट हो सकते हैं। सटन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ द क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद द मेंडेलियन प्रिंसिपल एंड कॉल्ड इट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और उन्होंने बोल दिया इसको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। Following this synthesis of idea, experimental verification of the chromosomal theory of inheritance by Thomas and Morgan, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं AIPMT में। अब देखिए क्रोमोसोमल थ्योरी जो है वो दी थी सटन एंड बोवेरी ने, उन्होंने उसको जो है वो ये बोला था, बट इसको एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई किसने किया था, थॉमस हंट मॉर्गन ने किया था, जिसको TH मॉर्गन भी बोलते हैं, और उनके कलीग्स ने मिलकर किया था। लेड टू द डिस्कवरिंग द बेसिस फॉर द वेरिएशन एंड सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग प्रोडक्शन। ये यहाँ पर इन्होंने जो है वो डिस्कवरी किसके ऊपर की थी, इन्होंने डिस्कवरी की थी ड्रोसोफिला मेलेनगोस्टर, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर ये जो है उनका डायग्राम भी दिया, ये मेल है और ये आपका फीमेल है। क्लियर हो गया। ओके अब हम बात करते हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है लिंकेज रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं और कुछ ऐसे भी टॉपिक आपको मिलने वाले हैं जो कि शायद आपको एनसीईआरटी में देखने को ना मिले। देखिए सबसे पहले मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉस इन ड्रोसोफिला, क्योंकि ड्रोसोफिला के अंदर वर्क कर रहे थे TH मॉर्गन तो। और यहाँ पर उसके बाद में क्या हुआ, टू स्टडी द जीन दैट वर द सेक्स लिंक, द क्रॉसेस वर सिमिलर टू द डाइहाइब्रिड क्रॉस कैरिड आउट बाय द मेंडल इन पीस। यानी यहाँ पर जो है जो भी मॉर्गन क्रॉस करवा रहा था वो सेम वैसे ही थे जैसे डाइहाइब्रिड के अंदर है। डाइहाइब्रिड के अंदर हमें रेशियो क्या मिलता था, 9:3:1 मिलता था, बट यहाँ पर थोड़ा सा अलग मिल रहा था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है वो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन देखने को मिल रही थी, इसलिए। अब यहाँ पर इसलिए हो रहा था ये सब कुछ, तो यहाँ से अब हम क्वेश्चन भी आने लगे। यहाँ पे 2010 में आ चुका है, 13 में, 15 में, 16 में, 18 में और 2022 में भी क्वेश्चन आ चुका है। देखिए मॉर्गन एट्रीब्यूट दिस ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ द टू जीन एंड कॉम द टर्म। अब इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस करवाया तो वहाँ पे फिनोटाइप रेशियो आना था 9:3:1, बट वो 9:3:1 ना आकर कुछ अलग आ रहा था। तो इन्होंने क्या कहा कि कुछ ना कुछ लिंकेज वगैरह ऐसा कुछ है पोर्शन, जिसकी वजह से वो एग्जैक्ट वो नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं है। अब लिंकेज क्या होता है, देखिए लिंकेज टू डिस्क्राइब दिस फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन ए क्रोमोसोम, द टर्म रिकॉम्बिनेशन टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज का मतलब हो गया कि फिजिकल एसोसिएशन है जीन की, अगर कोई एक क्रोमोसोम पे दो जीन है और वो फिजिकली एसोसिएटेड है एक दूसरे के साथ में, तो इसका मतलब उनके बीच में लिंक बहुत अच्छा है। अगर लिंक बहुत अच्छा है तो उनके बीच में लिंकेज ज्यादा हो गई। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया कि वहां पे नॉन पेरेंटल जो है वो जीन कंबाइन कर जाएंगे, तो वहां पे रिकॉम्बिनेशन हो जाएगी।
अब देखिए, मॉर्गन एंड इज ग्रुप आल्सो फाइंड आउट इवन देयर जीन वर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम, अगर वो सेम क्रोमोसोम पे है तो भी वहां पे रिकॉम्बिनेशन देखने को मिल सकती है। देखिए, सम जीन्स वर वेरी टाइटली लिंक, कुछ ऐसे जीन थे जो वो बहुत ज्यादा टाइटली लिंक थे, तो वो क्या करेंगे, शो वेरी लो रिकॉम्बिनेशन, वहां पर ये जो है क्रॉस ए दिखाए गए हैं। वाइल अदर वर लूजली लिंक, अगर कोई लूज लिंक है तो वो हाइयर रिकॉम्बिनेशन दिखाएगा। अब आगे लिखा है, फॉर एग्जांपल ही फाउंड दैट द जीन व्हाइट एंड येलो वर वेरी टाइटली लिंक विद द शो ओनली 1.3% रिकॉम्बिनेशन, वाइल व्हाइट एंड मिनिएचर विंग शो 37.2% रिकॉम्बिनेशन। अब देखो, इसमें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए आपको समझ में आएगा ये सब कुछ अगर आपको कंफ्यूज हो गया तो। देखो, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द जीन। यहां पर सिंपल समझो, जो लिंकेज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन द जीन, मतलब अगर जीन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो लिंकेज क्या होगी, कम। और सॉरी, अगर यहां पर डिस्टेंस ज्यादा है तो लिंकेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर डिस्टेंस काफी कम है तो लिंकेज क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और क्या है, एंड रिकॉम्बिनेशन बोथ है, और इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन भी जो है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब क्या हुआ यहां पर, और अगर डिस्टेंस बिटवीन जीन और रिकॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब देखो, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा तो लिंकेज कम होगा, क्लियर है, और लिंकेज अगर ज्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा। तो ये चीज आपको यहां पर बता दिया गया है, और इसी से रिलेटेड मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा और वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो यहां पर आपको समझ में आएगा। ये देखो, क्रॉस ए में वाई एंड डब्ल्यू के बीच में डिस्टेंस देखो कितना पास पास है, ये ऐसे डॉट 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 बने हुए ना, ब्लैक डॉट, ये पास पास में है, मतलब यहां पर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द जीन जो है वो लो है। क्या है, लो। डिस्टेंस बिटवीन जीन लो है तो इसका मतलब लिंकेज क्या हो गई, ज्यादा हो गई। और अगर लिंकेज ज्यादा हो गई तो रिकॉम्बिनेशन भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, वो रिकॉम्बिनेशन क्या होगा, कम होगा। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन द जीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। डिस्टेंस कम है तो रिकॉम्बिनेशन कम है, डिस्टेंस ज्यादा है, यहां पर देखो W कहां पर है और M कहां पर है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गया एज कंपेयर टू दिस, तो रिकॉम्बिनेशन भी ज्यादा हो जाएगी। देख लो, रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे कितना है, केवल 1.3%। अगर आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी का ये टेबल 1.3 है, क्योंकि डिस्टेंस काफी कम है। डिस्टेंस ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन हो गया 37.2%, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा तो रिकॉम्बिनेशन देखिए कितना ज्यादा बढ़ गई, ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पर देखिए, स्टूडेंट सॉरी, किसके स्टूडेंट थे, ये मॉर्गन के स्टूडेंट थे, एल्फ्रेड स्टुअरवेंट। काफी इंपॉर्टेंट है, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है AIPMT 2019 में और नीट 2022 में। एल्फ्रेड स्टुअर्ट ने क्या किया, यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम एज ए मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द जीन। उन्होंने जो है वो जीन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मेजर किया और उसको मैप दिया अपने टीचर के नाम पे। कैसे, देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम एंड द यूनिट इज कॉल्ड सेंटीमॉर्गन। अब देखो, सेंटीमीटर होता है, आपको पता है, इन्होंने सेंटीमीटर नहीं सेंटीमॉर्गन क्यों लिखा, क्योंकि मॉर्गन जो थे उनके टीचर थे जिन्होंने ये सारी चीजें बताई थी, TH मॉर्गन ने, तो उसी के नाम पे इन्होंने डिस्टेंस जो है उसको यूनिट बोल दिया, सेंटीमॉर्गन है। अब सेंटीमॉर्गन क्या होती है, दैट मीन अगर उन्होंने 1 यूनिट दिया इसका मतलब वहां पे 1% क्रॉस ओवर होगा, मतलब x यूनिट है तो x% क्रॉस ओवर होगा। टू सोल्व द न्यूमेरिकल लाइक प्रॉब्लम, हायर द क्रॉस ओवर मीन द फादर दे आर एंड लोअर द वैल्यू मीन्स द नियर दे आर। इसका अब आप ये क्रॉस ओवर तो आप समझ ही जाओगे कितना क्रॉस ओवर होगा, इसका मतलब वहां पे उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन बनेगा, ये सब कुछ है। ये चीज क्लियर होगी, इसका मतलब ये सेंटीमॉर्गन ज्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, सेंटीमॉर्गन कम होगा तो वहां पे रिकॉम्बिनेशन कम होगा। ओके, अब यहां पर कुछ ऐसी चीजें आने वाली है जो अभी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। ओके, ट्रांसलोकेशन मेंशन है। ट्रांसलोकेशन कहां पर मेंशन है, ट्रांसलोकेशन बायोटेक्नोलॉजी के अंदर मेंशन है, बट हमने इसको यहां पर इंक्लूड किया है। क्या है, देखिए, इट इज ए क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी कोज बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। यानी ये एबनॉर्मेलिटी है जहां पे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में रीअरेंजमेंट होता है। इट मे कोज ए जीन टू मूव फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू द अनदर। यहां पर क्या हो सकता है, एक जीन जो है वो वन लिंकेज ग्रुप से अनदर में जा सकता है, उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एपिस्टेसिस के बारे में। द जीन विच सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ नॉन एलेलिक जीन, यानी ऐसा जीन जो नॉन एलेलिक जीन है उसको पूरी तरह से जो है वो सप्रेस कर देगा, एज नोन एज एपिस्टेटिक जीन। एक होता है हाइपोस्टेटिक, द जीन और लोकस विच इज सप्रेस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नॉन एलेलिक जीन। यानी अगर नॉन एलेलिक जीन आ गया, कोई बाहर वाला जीन आ गया, तो वो अगर सप्रेस करा रहा है तो वो हाइपोस्टेटिक हो जाएगा, अगर खुद उसको सप्रेस करा है तो वो एपिस्टेटिक हो जाएगा। एग्जाम्पल है, क्योंकि 4 बार क्वेश्चन आ चुका है। फ्रूट कलर इन स्क्वेस
और कुकुरबिटा यानी जो स्क्वैश फ्रूट होता है उसके अंदर जो कलर है, या फिर कुकुरबिटा पेपो जो है इज एन एग्जांपल ऑफ डोमिनेंट एपिस्टेसिस, वो डोमिनेंट एपिस्टेसिस का एग्जांपल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेट्रोसिस। व्हेन टू अनरिलेटेड इंडिविजुअल और लाइन आर क्रॉस द परफॉर्मेंस ऑफ एन F1 हाइब्रिड इज ऑफन सुपीरियर टू बोथ इट्स पेरेंट, यानी यहाँ पर अनरिलेटेड इंडिविजुअल अगर मिल जाए वो लाइन में और उनके बीच में क्रॉस करवाएं तो ऐसा भी हो सकता है जो हाइब्रिड निकल कर आएगा, F1 जो जनरेशन निकल कर आएगी वो उन दोनों से ही सुपीरियर निकल कर आ जाए तो उसको बोलते हैं हेट्रोसिस। AIPMT 2011 में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन के बारे में। व्हेन टू डोमिनेंट इंडिपेंडेंटली एसोर्टिंग जीन रिएक्ट विद ईच अदर, यानी दो डोमिनेंट और इंडिपेंडेंट जीन है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन। 1996 में आ चुका है, क्लियर हो चुका होगा आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी काफी इंपॉर्टेंट आपको दिखाई दे रहा होगा, कितनी बार यहां से क्वेश्चन आ चुका है। अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है देखिए, द ट्रेट दैट आर कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन, मतलब 3 या 3 से ज्यादा जीन मिलकर अगर कोई ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं तो वो बोलेगा पॉली, मतलब मेनी जीन्स वो ट्रेट कहलाएगी। एग्जाम्पल दिया हुआ है, बिसाइड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जीन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ऑल्सो टेक इनटू अकाउंट बाय इन्फ्लुएंस बाय द एनवायरनमेंट। ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन स्किन आप भी देखते हो कि आगे स्किन कलर अलग अलग आपको दिखाई देती है, मतलब आपको ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में बहुत सारे अलग अलग शेड दिखाई देते हैं, वो किसकी वजह से, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। इन ए पॉलीजेनिक ट्रेट द फिनोटाइप रिफ्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील, द इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव, और यहां से कितनी बार आपको क्वेश्चन आ चुका है वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लियोट्रोपिक। अभी हमने बात की थी पॉलीजेनिक और ये है प्लियोट्रोपिक, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए 1998, 2015, 16, 2002 और नीट 2022 में आ चुका है। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, ए सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। पहले तो क्या था, बहुत सारे जीन मिलकर किसी एक ट्रेट को एक्सप्रेस कर रहे थे, वो तो पॉलीजेनिक थी। बट अब यहां पर क्या, एक ही जीन है वो बहुत मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेस कर सकता है, उस जीन को बोलेंगे क्या, प्लियोट्रोपिक जीन बोलेंगे। और इसका एग्जांपल क्या है, एन एग्जांपल ऑफ दिस इज द डिजीज फिनाइलक्यूटोन्यूरिया। फिनाइलक्यूटोन्यूरिया जो डिजीज है वो एग्जांपल है किसका, प्लियोट्रोपिक का। याद रख लेना, दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय द म्यूटेशन, ये म्यूटेशन की वजह से ये डिजीज होती है, दैट कोड फॉर द एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, जो एंजाइम होता है उसको जो कोड करने वाला जीन है उसके अंदर म्यूटेशन हो जाता है, और ये सिंगल जीन म्यूटेशन जो है उसकी वजह से डिजीज होती है। और इसमें होता क्या देखिए, दिस मैनिफेस्ट इटसेल्फ थ्रू फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन कैरेक्टराइज्ड बाय मेंटल रिटार्डेशन एंड रिडक्शन इन हेयर स्किन पिगमेंटेशन वगैरह, बहुत सारे फिनोटाइपिक कैरेक्टर एक साथ में इसने चेंज कर दिए, मेंटल रिटार्डेशन कर दी, हेयर में रिडक्शन कर दिया, स्किन पिगमेंट कर वगैरह कर दी, किसके अंदर, फिनाइलक्यूटोन्यूरिया के अंदर, केवल एक जीन की वजह से, क्योंकि वहां पे एंजाइम अच्छे से नहीं बन पाया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर एक आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी पड़ेगी, वो है हैंकिंग। हैंकिंग को ट्रेस स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑल अराउंड द स्पर्मेटोजेनेसिस इन अ फ्यू इंसेक्ट एंड इट वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड बाय हिम दैट 50% ऑफ द स्पर्म रिसीव द स्ट्रक्चर आफ्टर द स्पर्मेटोजेनेसिस वेयर द 50% नोट। और उन्होंने जो हैंकिंग है उन्होंने जो है वो बनाया था एक्स बॉडी, यानी एक्स बॉडी यानी जो एक्स क्रोमोसोम है वो किन्होंने खोज की थी, हैंकिंग ने। कब, 1891 में। हैंकिंग गेव अ नेम टू दिस स्ट्रक्चर एज द एक्स बॉडी, और बाद में वो क्या निकला, एक्स क्रोमोसोम, उसको नाम दे दिया गया। इट वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड दैट इन अ लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन ऑफ द एक्सोटाइप। ज्यादातर जो इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर जो सेक्स डिटरमिनेशन होता है वो एक्सओ टाइप का होता है। ऑल एग बियर एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम बिसाइड द अदर क्रोमोसोम। अब हम बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं उनके बारे में। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, द ग्रास ओपन इन एग्जाम्पल ऑफ एक्सओ टाइप, क्योंकि देखो मैंने अभी बताया था कि जो इंसेक्ट होते हैं ज्यादातर उनमें जो सेक्स डिटरमिनेशन होता है वो एक्सओ टाइप होता है। तो यहाँ पर जो ग्रॉस ओपर है उसके अंदर जो होता है वो एक्सओ टाइप होता है। एक्सओ टाइप में क्या होता है देखिए, इन विच द मेल हैविंग ओनली वन एक्स क्रोमोसोम बिसाइड द ऑटोसोम वेयर इज द फीमेल ए पेयर ऑफ एक्स एक्स क्रोमोसोम। मतलब जो मेल है उसके पास में केवल और केवल जो है वो एक्सओ क्रोमोसोम है, जबकि जो फीमेल है उसमें डबल एक्स क्रोमोसोम है। तो ये किसके अंदर होता है, ग्रास ओपर के अंदर होता है। 2018 और 2022 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे देखिए, इन ए नंबर ऑफ अदर इंसेक्ट एंड मैमल्स इंक्लूडिंग मैन एक्स वाई, जबकि अगर हम ह्यूमंस की बात करें और अदर इंसेक्ट की बात करें तो वहाँ पे एक्स वाई टाइप का होता है। ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन सीन वेयर द बोथ मेल एंड फीमेल हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम अमोंग द मेल्स एंड एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट बट इट्स काउंटर पार्ट इज डिस्टिंक्टली स्मॉलर एंड कॉल्ड द वाई क्रोमोसोम। इसका मतलब ये याद रखना है कि जो वाई क्रोमोसोम होता है वो काफी स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू एक्स क्रोमोसोम, जबकि जो फीमेल होती है वहां पे पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम होता है। क्लियर है, ओके। अब आगे देखते हैं,
इन ह्यूमन बीइंग एंड ड्रोसोफिला, ह्यूमन बीइंग और ड्रोसोफिला में क्या होता है, मेल के पास में क्या होता है एक्स वाई होता है और फीमेल के पास में क्या होता है एक्स एक्स होता है। तो ये हमें याद रखना है, 2003 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। अब ये वाला जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं मेल हेट्रोगेमी। मेल हेट्रोगेमी क्यों, क्योंकि फीमेल के पास में तो बिल्कुल सेम है, बट हेट्रोगेमी किसके पास में, एक्स वाई वाले या फिर एक्स ओ टाइप वाले के पास में है। तो ये मेल हेट्रोगेमी हो गया, मतलब मेल के पास में अलग अलग टाइप के हैं। क्या फीमेल हेट्रोगेमी होता है? होता है, 2019 में क्वेश्चन भी आ चुका है। देखो यहाँ पे बोला गया इन सम अदर ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल बर्ड्स ए डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन ऑब्जर्व होता है। इन केस ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल बट द टू डिफरेंट टाइप ऑफ गेमेट इन टर्म्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम आर प्रोड्यूस, दैट इज द फीमेल हेट्रोगेमी। एग्जांपल क्या है इसका, बर्ड्स का है। फॉर एग्जांपल देख सकते हो फीमेल में यहाँ पर 1Z और 1W है, 1Z और 1W है, जबकि मेल के बाद में बात करें तो वहाँ पर WW। इस बार ये याद रखना ये मेल है और ये फीमेल है, तो फीमेल अलग अलग हो गई तो वो फीमेल हेट्रोगेमी हो गई, और मेल यहाँ पे सेम हो गए तो मेल क्या हो गया, होमोगेमी हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, सेक्स डिटरमिनेशन ह्यूमन, तो आपको पता ही है। अब आपको एक चीज और याद रखनी है, देखो ऑटोसोम क्या होता है, टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, उसमें से जो 22 होते हैं वो सेक्स डिटरमाइन नहीं करते हैं, उनको बोलते हैं ऑटोसोम, ये याद रख लेना। और जो एक्स एक्स या फिर जो एक्स वाई होता है, ये वाला जो क्रोमोसोम, अगर ये फीमेल है तो इसमें क्या होगा, सॉरी अगर ये फीमेल है तो उसमें क्या होगा, केवल एक्स एक्स होगा, और अगर ये मेल है तो उसमें एक्स वाई होगा। क्लियर है, एक्स वाई होगा। तो यहां पर ये वाला चीज है, तो ये जो एक्स एक्स या फिर एक्स वाई है उसको बोला जाता है एलोसोम या फिर सेक्स क्रोमोसोम या फिर एक्स क्रोमोसोम बोला जाता है। ये चीज आप याद रखना क्योंकि आगे भी आएगा कि ऑटोसोम है या फिर सेक्स लिंक्ड डिसीज है, तो उसमें ये चीज कवर होगी। अब देखो यहाँ पे बोला गया इन केस ऑफ ओम फर्टिलाइजेशन स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोसोम द जाइगोट डेवलप इनटू द फीमेल, और अगर वहां पर वो वाई क्रोमोसोम है तो वो एक्स वाई हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर एक्चुअल में होता क्या है, यहां पर जो फीमेल होती है वो डिप्लॉइड होती है और मेल जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं, अगर वो आपका हैप्लॉइड है तो वो मेल हो जाएगा, अगर वो डिप्लॉइड है तो वो फीमेल हो जाएगी। वहाँ पे 32 क्रोमोसोम रहेंगे और मेल में कितने रहेंगे, केवल 16 क्रोमोसोम रहेंगे। देखिए अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप एज ए मेल, जिसको ड्रोन भी बोला जाता है, मीन्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है वो मेल के अंदर डेवलप हो जाता है, जिसको ड्रोन भी बोला जाता है, विद द हेल्प ऑफ द पार्थेनोजेनेसिस। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर जो मेल होते हैं वो स्पर्म जो प्रोड्यूस करते हैं वो माइटोसिस से। अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सा एनिमल है जिसके अंदर जो आपका गैमेट बनते हैं वो माइटोसिस से बनते हैं, तो वो कौन सा हो गया आपका, मेल हनी बी यानी ड्रोन के अंदर। तो ये अभी आपको याद रख लेना है। क्लियर हो गया। यहाँ पर मेल जो होता है वो 16 और फीमेल में आपको दिखाई दे रहा होगा 32 क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन क्या होता है, देखिए वो कोई चीज जिसके द्वारा जो डीएनए का सीक्वेंस है उसके अंदर अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो क्या होता है, म्यूटेशन होता है, जिसकी वजह से जीनोटाइप और फिनोटाइप जो होता है वो ऑर्गेनिज्म का चेंज हो सकता है। ज्यादातर डिटेल में हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ते हैं, बट यहाँ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं, वो देखते हैं। देखिए 1995 में In addition to that, mutation also arise due to the change in a single base pair of DNA. This is called the point mutation. अब यहाँ पर जो है फ्रेम शिफ्ट और पॉइंट म्यूटेशन होता है, जिसको नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। पॉइंट का मतलब है कि केवल सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए उसमें चेंज आया है। एक क्लासिकल एग्जांपल ऑफ सच म्यूटेशन इज सिंगल सेल एनीमिया। सिंगल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है। यहाँ पे डिलीटिशन और इंसर्शन ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए कॉज है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। जेनेटिक डिसऑर्डर दो तरह से हो सकते हैं, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब यहाँ पर पेडिग्री एनालिसिस दिया गया ना, ये जो आपको डायग्राम दिखाया गया वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर मेल दिखाया गया, इस टाइप से अगर बनाओ तो फीमेल होगा, इस टाइप से बनाओ तो एन सेक्स अनस्पेसिफाइड बोलेगा। अफेक्टेड है तो उसको डार्क किया जाएगा, क्योंकि पेपर आपका क्या आएगा, पेपर आपका किसके अंदर आएगा, वो आएगा ब्लैक एंड व्हाइट। तो वहां पर अगर डार्क किया हुआ है तो इसका मतलब वो अफेक्टेड है, और वो लाइट कलर में है तो मतलब अनअफेक्टेड है। सिंगल लाइन है तो मैटिक है, डबल लाइन इनके बीच में है तो बिटवीन द रिलेटिव के बीच में यहाँ पे मैटिंग हुई है। पेरेंट हमेशा ऊपर रहेंगे, चिल्ड्रन यहाँ पर नीचे रहेंगे। इन ऑर्डर टू बर्थ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब ये फर्स्ट चिल्ड्रन है, ये सेकंड चिल्ड्रन इस टाइप से। और अगर यहाँ पे अफेक्टेड है तो वो इस टाइप से दिखाएगा, और अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है तो वो ऐसे बॉक्स करके उसमें 5 बना दिया जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो, ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि यहाँ पे ये डायग्राम जो वो 2010 में आ चुका है, इसलिए सब कुछ बताया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर देखो, जो बहुत बच्चे मिस कर जाते हैं। यहाँ पे ये चार्ट डायग्राम इन 2015 एज इट इज डायग्राम आ चुका है, ये एज इट इज डायग्राम आ चुका है 2015 में। रीड बिलो टू सोल्व द चार्ट प्रॉब्लम। यहाँ से 2009 और 10 में भी प्रॉब्लम्स आई है, बट उसके लिए आपको जो नीचे दिया हुआ पूरे डिटेल में वो करना पड़ेगा। बट एक इंपॉर्टेंट याद रखना, देखो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है ये वाली, और इसमें बोला गया मायोटोनिक डिस्ट्रोफी।
एनसीईआरटी में और कहीं नहीं लिखा मिलेगा, ये केवल और केवल यहीं लिखा मिलेगा। तो आपको याद रख लेना है कि जो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है वो मायोटोनिक डिस्ट्रोफी का एग्जाम्पल हो सकता है, और ऑटोसोमल रिसेसिव जो है वो ये वाला एग्जाम्पल और सिकल सेल एनीमिया है। मतलब पेरेंट में नहीं थी और चिल्ड्रन में शो हो रही है, यहाँ पे पेरेंट में थी, चिल्ड्रन में शो हो रही है। क्लियर है? तो इस टाइप से आपको याद रखना है। यहाँ पर भी देखो इन दो पेरेंट में नहीं है और फिर चिल्ड्रन में शो हो रही है। यहाँ पर इन पेरेंट में है तो यहाँ पर इस पेरेंट में शो हो रही है, इस पेरेंट में है तभी इस पेरेंट में शो हो रही है, तो वो डोमिनेट वाला हो गया। अब इसके सब कुछ ये क्या होते हैं, कैसे हम ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट का पता लगाएंगे, एनसीईआरटी के नहीं है, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी मैंने बताया है यहाँ पर, थोड़ा आपको कैसे कैसे पता लगा सकते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है तो कैसे पता लगाएंगे, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो कैसे पता लगाएंगे, एक्स लिंक्ड डिनेटिव है तो कैसे पता लगाएंगे, और अगर वो हाउ कैन आइडेंटिफाई एक्स लिंक्ड, अगर हम कैसे पता लगाएंगे कि वो एक्स लिंक्ड है या नहीं है। ये तो इसके लिए तो आप ये पीडीएफ वगैरह देख लेना। अगर वहाँ पे देखो ऑल अफेक्टेड मेल जो होंगे वो अफेक्टेड मदर से आएंगे, अफेक्टेड फीमेल जो होगी वो अफेक्टेड फादर मदर से आएंगे, इस टाइप से यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, आपके सामने दिखाई दे जाएगा जो मेंडेलियन डिसऑर्डर के एग्जाम्पल हैं। कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, 5 में, 6 में, 8 में, 12 में, 13 में, 16 में, 20 और 2022 में लगभग यहाँ पे 7 to 8 टाइम क्वेश्चन आ चुका है। इसका मतलब इन दोनों को अच्छे से कर लेना। देखो सबसे पहले कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस आपका सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। अब रिसेसिव और डोमिनेंट आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फिनाइलकीटोनुरिया ऑटोसोमल है, सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल है, सारी रिसेसिव चल रही है। थैलेसीमिया ऑटोसोमल है, सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोसोमल है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी ऑटोसोमल डोमिनेंट है, केवल एक ही डोमिनेंट है, बाकी सारी की सारी कैसी आपकी रिसेसिव है, एज इट इज याद रख लेना। क्लियर है? दो आपकी एक्स लिंक्ड है, बाकी सारी की सारी आपकी ऑटोसोम वाली है। ऑटोसोम आप समझ चुके होंगे जो सेक्स लिंक्ड नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। कलर ब्लाइंडनेस के जो आपके एग्जाम्पल होते हैं वो ज़्यादा आ जाते हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये एग्जाम्पल कैसे शो करते हैं, कैसे उनको सोल्व करते हैं, ये सारी ट्रिक्स भी आगे दी होगी। देखो It is an sex-linked recessive disorder due to the defect in either red or green cone of the eye, resulting in failure to discriminate between red and green color। यानी रेड एंड ग्रीन के बीच में अगर वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे तो उसको बोलते हैं सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू द म्यूटेशन इन सर्टेन जीन प्रेजेंट इन द एक्स क्रोमोसोम। यानी जो एक्स क्रोमोसोम जो है, क्योंकि ये क्या है सेक्स लिंक्ड डिजीज है, तो एक्स क्रोमोसोम के अंदर कुछ एक जीन होता है, उनके अंदर डिफेक्ट हो जाता है, उसकी वजह से। इट अकर इन अबाउट 8% ऑफ द मेल एंड ओनली 0.4% ऑफ द फीमेल। यानी ये ज्यादातर जो है वो केवल मेल में देखने को मिलता है, क्योंकि मेल में केवल एक्स क्रोमोसोम है, एक ही एक्स क्रोमोसोम है। अगर इसके पास में आया तो वो कैरेक्टर शो ही करेगा, है तो वैसे रिसेसिव। अब फीमेल के पास में जब दोनों के पास आएगा तो कैरेक्टर शो करेगा, क्योंकि रिसेसिव है, तो दोनों के पास में जब कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन आएगा तो शो करेगा। बट मेल में अगर एक बार भी आ गया इसके साथ में तो वो कलर ब्लाइंडनेस शो कर जाएगा, इसलिए यहाँ पर मेल में ज्यादा है और फीमेल में कम है। दिस इज बिकॉज द जीन दैट लीड टू द ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस आर ऑन द एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। मेल से ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, फीमेल में 2 पोर्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये चीजें आपको दिखाई दे जाएगी। हीमोफीलिया भी सेम टाइप पे है। हीमोफीलिया जैसे कलर ब्लाइंडनेस का शो करते हैं वैसे ही होता है। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है विच शोज इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू द सम ऑफ द मेल प्रोजेनी हैज बीन वाइडली स्टडीड। इन दिस डिजीज ए सिंगल प्रोटीन दैट इज पार्ट ऑफ द कास्केड ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन द क्लोटिंग ऑफ द ब्लड इज अफेक्टेड। अब यहाँ पर होता क्या है, ये हेमोफीलिया का मतलब यहाँ पर देखिए ऐसी प्रोटीन जो कि जो ब्लड होता है उसको क्लोट करती है, उसके अंदर कुछ चेंज आ जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, क्लोटिंग नहीं हो पाती है। ड्यू टू दिस इन अनफेक्टेड इंडिविजुअल इज सिंपल कट विल रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, उसके अंदर होने लग जाती है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने बोला गया, अब मैंने इसीलिए बोला था ये काफी इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ कलर ब्लाइंडनेस हीमोफीलिया, कितनी बार क्वेश्चन आए, देखो 4 में, 5 में, 6 में, 12 में, 14 में, 15 में, 16 में, 2022 में, और इसके अलावा 2018 में। और इसके अलावा अगर ऑटोसोम है तो वो भी सोल्व करने के लिए 2013 और 2021 में आया। पहले ये वाली देखते हैं। देखो इन्होंने बोला एक्स जो है वो नॉर्मल क्रोमोसोम है विदाउट एनी डिफेक्ट। एक्स सी का मतलब हो गया कलर ब्लाइंडनेस, एच का मतलब हो गया हीमोफीलिया, इसका मतलब हो गया वो डिफेक्टिव जीन होगा। इट नेवर प्रेजेंट इन वाई क्रोमोसोम, ये याद रखना है, केवल और केवल एक्स पे होगा, वाई पे कभी नहीं होगा। अगर दोनों एक्स एक्स सिंपल आ गए तो मतलब नॉर्मल फीमेल है। एक पे आया है केवल इसी पे, इस पे नहीं है तो वो कैरियर हो गया। अगर वो दोनों पे है तो वो फीमेल अफेक्टेड हो गई। एक्स वाई है नॉर्मल है, और इस एक्स पे अगर ऐसा कुछ आ गया तो वो अफेक्टेड है। नेवर कैरीज ऑलवेज अफेक्टेड, इट कंटेन जीन। अगर जीन है तो वो कैरियर कभी नहीं होगा, केवल और केवल क्या हो जाएगा, हमेशा अफेक्ट हो जाएगा। अब इसको करते कैसे हैं, इसको ऐसे करते हैं क्वेश्चन को कि मान लो कि इन्होंने ये बोल दिया कि एक फीमेल कैरियर है, तो कैरियर है तो हमें ऐसा लेना पड़ेगा एक एक्स और एक एक्स सी, और इन्होंने बोला जो हमारा नॉर्मल मेल है तो हम इसको ऐसे ले लेंगे। अब इनका क्रॉस करवा के देखेंगे, यहाँ पर देखो एक्स एक्स आ जाएगा, क्लियर हो गया, ओके। फिर इसका करवाएंगे तो एक्स वाई आ गया, ये नॉर्मल चल रहे हैं, नॉर्मल चल रहे हैं। इसका क्रॉस करवाएंगे तो ये एक्स एक्स सी आ गया, और फिर इसका क्रॉस करवाएंगे तो ये एक्स सी वाई आ गया।
अब ध्यान से देखो, ये बिल्कुल दोनों नॉर्मल है, ये वाला एक्स और एक्स सी आ गया, मतलब ये एक्स और एक्स सी क्या आ गया, ये हमारी कैरियर फीमेल आ गई, और ये एक्स सी अगर आ गया, ये क्या आ गया, अफेक्टेड मेल आ गया। तो इस टाइप से यहाँ पर जो है वो आपको पता होना चाहिए, इस टाइप से इसके क्वेश्चन किए जाते हैं और काफी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इस टाइप से आप कर सकते हो। क्लियर है, इसीलिए यहाँ पर बता दिया गया। अगर ऑटोसोम डिजीज दे दिया गया तो उसमें कैसे करेंगे, उसमें वहां पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाएंगे सेम वाला। देखिए लाइक कैपिटल टी स्मॉल टी शो डिजीज, अगर यहाँ पर इस टाइप से अगर आ गया तो वो डिजीज शो करेगा अगर वो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, और स्मॉल टी शो डिजीज इफ ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया के बारे में। अब सिकल सेल एनीमिया से काफी बार क्वेश्चन आ चुके हैं 2001 में, 9 में और 2021 में। देखिए सिकल सेल एनीमिया क्या है, एक ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर फॉर द जीन, यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है तब। ऑटोसोमल लिंक्ड डिजीज है ये ऑटोसोमल, ये याद रखना है। द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल बेस पेयर दैट इज HBA एंड HBS। अब देखिए आउट ऑफ द 3 पॉसिबल जीनोटाइप ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल दैट इज एस का मतलब यहाँ पे सिंगल सेल एनीमिया है, और ए का मतलब क्या है कि यहाँ पे नॉर्मल वाला है। तो एस अगर आ गया तो ही वो डिजीज शो करेगी, क्योंकि ये रिसेसिव डिजीज है। अगर यहाँ पे HBA और HBS अगर ऐसा आ गया तो वहां पर डिजीज शो नहीं होगी। अब देखिए हेट्रोजाइगस HBA HBS इंडिविजुअल अपीयर अपेरेंटली अनअफेक्टेड बट दे आर कैरियर ऑफ द डिजीज, वो कैरियर हो सकते हैं। देयर इज 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द म्यूटेंट जीन टू द प्रोजेनी दस एग्जिबिटिंग सिंगल सेल ट्रेट। अब आगे बात करते हैं। देखिए द डिफेक्ट इज कोज्ड बाय, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। द डिफेक्ट इज कोज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड, ये आपको दिखाई दे रहा होगा GLU ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन, ये यहाँ पर वेलिन आ गया 6th पोजीशन पे, एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबुलिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन के अंदर ये चेंज आ गया। उसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, जो ग्लूटीन आना था उसकी वजह से क्या आ गया, वेलिन आ गया। तो उसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन जो साइज आना था RBC का, वो सिकल सेल का आ गया साइज, जो रेड ब्लड सेल था। अब देखो यहाँ पर होता क्या, ये हमारे पास में जीन है CTC और GAG, mRNA में GAG आ गया तो वो नॉर्मल बनेगा। बट अगर यहाँ पे एक ही चेंज हुआ है, GA की जगह GUG आ गया, तो वहाँ पर सारा जो है GUG हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, ये वेलिन बन गया। ये लिखा है GAG की जगह GUG आ गया अगर, तो वो बीटा ग्लोबिन चेन mRNA के अंदर, तो वो सारा चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिनाइलकीटोन्यूरिया। फिनाइलकीटोन्यूरिया क्या है, आपकी इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। इसके अंदर होता क्या, देखिए एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फिनाइल एलानिन इज एक्यूमुलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड एंड अदर डेरिवेटिव। उनका जो है वो ब्रेन सेल के अंदर वहां पर एक्यूमुलेशन होने लगता है, उसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थैलेसीमिया के बारे में। अब थैलेसीमिया 2 टाइप के हो सकते हैं, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अब थैलेसीमिया क्या होता है, यहाँ पे जो ग्लोबिन चेन है वो अफेक्ट होती है, मतलब जो ग्लोबिन चेन है वो कम बनती है, बस इतना याद रखना। जबकि सिकल सेल एनीमिया में था वहां पर उसकी क्वालिटी ही अलग हो जाती है, बट यहाँ पर थोड़ा सा कम बनता है। देखिए अल्फा थैलेसीमिया जो होता है वो 2 जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, HBA और HBA, HBA1 और HBA2। HBA क्या है, H मतलब हीमोग्लोबिन और A का मतलब हो गया अल्फा थैलेसीमिया, HB का मतलब हीमोग्लोबिन अल्फा 2 वाला। ये किस पे क्रोमोसोम पे होता है, 16 क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। जबकि बीटा थैलेसीमिया जो होता है वो भी बीटा ग्लोबिन चेन को अफेक्ट करता है, और ये केवल एक जीन होता है HBB। HBB का क्या मतलब हो गया, HB मतलब हीमोग्लोबिन, B का मतलब हो गया बीटा थैलेसीमिया, और ये प्रेजेंट होता है 11th नंबर क्रोमोसोम पे, ये याद रखना है। अब 2017 में क्वेश्चन है देखो कि थैलेसीमिया सिकल सेल एनीमिया से कैसे अलग है। थैलेसीमिया इज ए क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, मतलब क्वांटिटी कम होती है, मतलब जहाँ पे 100 बनने चाहिए वहाँ पे 50 बन रहे हैं, 60 बन रहा है ग्लोबिलिन हीमोग्लोबिन। जबकि सिकल सेल एनीमिया पूरी क्वालिटी ही खराब हो रही है, मतलब जो उसकी शेप होनी चाहिए बाइकन के वो सिकल शेप बन रही है, तो वहाँ पे क्वालिटी ही खराब हो गई है। तो सिकल सेल एनीमिया एक क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, जबकि थैलेसीमिया एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, मतलब क्वांटिटी कम हो रही है, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में। क्रोमोसोमल में 3 पढ़ते हैं हम, कौन कौन सा, एक तो हम पढ़ते हैं डाउन सिंड्रोम, एक क्लिनफेल्टर सिंड्रोम और एक टर्नर सिंड्रोम। बट उससे पहले कुछ एक टर्म आती है, देखो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से साफ साफ समझ जाइए कि यहाँ पर क्या होगा, इस कोज ड्यू टू द एब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। मतलब क्रोमोसोम में अगर कोई चेंज हो रहा है, मतलब वहाँ पे कोई कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, या फिर अरेंजमेंट सही से नहीं है, तो वो जो डिसऑर्डर होते हैं उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। देखिए फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट इन द गेन और लॉस ऑफ ए क्रोमोसोम, उसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी, मतलब उसकी जो प्लॉइडी है उसको चेंज कर दिया, उसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। क्लियर है। अब यहाँ पर वो या तो 1 हो जाएगा या 3 हो जाएगा 4 हो जाएगा, वो एन्यूप्लॉइडी होता है, मतलब कम भी हो सकता है और वो ज़्यादा भी हो सकता है। एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम एन्यूप्लॉइडी का एग्जाम्पल है, जहाँ पे क्या होता है जो 21 नंबर पेयर वाला क्रोमोसोम है उसमें एक्स्ट्रा आ जाता है, मतलब वहाँ पे 2 की जगह 3 आ जाते हैं।
अब डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है? डिप्लॉइड का मतलब होता है 2 क्रोमोसोम। जैसे 23 पेयर है तो हर एक पेयर में 2-2 क्रोमोसोम रहेंगे। हर एक पेयर में कितने रहेंगे? 2-2 क्रोमोसोम रहेंगे। ये चीज़ समझ में आ गई। बट यहाँ पर क्या हो गया, या तो 1 हो गया या फिर 1 2 3 हो गया। तो ये जो चीज़ है वो एन्यूप्लॉइडी होती है। मतलब यहाँ पे या तो उस 2 की जगह 1 आ गया या 2 की जगह 3 चला गया, तो एन्यूप्लॉइडी होती है। डाउन सिंड्रोम उसी का एक एग्जाम्पल है जहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉपी जाती है, मतलब वहाँ पे 2 की जगह 3 आ जाएगा। टर्नर सिंड्रोम रिजल्ट टू द लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम। टर्नर सिंड्रोम कम होता है, मतलब वहाँ पे एक क्रोमोसोम चला जाता है, हट जाता है। क्लियर है? तो इस टाइप से। अब पॉलीप्लॉइडी का मतलब हो गया कि वहां पे इंक्रीज हो गया। देखिए, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेल ऑफ ए स्टेज डेल सेल डिवीजन रिजल्टिंग इन इंक्रीज ए होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन। इसको क्या बोलेंगे? पॉलीप्लॉइडी, मतलब ज्यादा हो गए। अब यहां पर देखो लिखा हुआ, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन नॉर्मल ह्यूमन में कितने होते हैं? 46। पेयर कितने हो गए? 23। इसमें से 22 पेयर कौन से होते हैं? ऑटोसोम होते हैं। एक कौन सा होता है? सेक्स क्रोमोसोम, जिसको क्या बोलते हैं? एलोसोम बोलते हैं। सम टाइम क्या होता है यहाँ पर देखिए, एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम में भी इंक्लूडेड इंडिविजुअल, इसको बोलते हैं ट्राइसोमी। मतलब एक में जगह 3 आ गए तो वो ट्राइसोमी हो गया। एक इंडिविजुअल में लेक 1 और मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम, दिस सिचुएशन इज मोनोसोमी। अगर वहां पर केवल एक ही है तो वो मोनोसोमी हो गया। 3 आ गए तो वो ट्राइसोमी हो गया। एग्जांपल यहाँ पर जो है वो अलग अलग आएंगे। पहले बात करते हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में। अब डाउन सिंड्रोम से आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन आया हुआ, देखो। द कॉज ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर है 21। ट्राइसोमी का मतलब क्या हो गया? 2 होना चाहिए, तो ट्राइसोमी मतलब 3 हो गए। देखो ये वाला देखो 21 में देखो हर एक में 2-2 पेयर है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 चल रहा है। बट इसमें देखो कितने पेयर आ गए? 3। तो ये 3 का मतलब ट्राइसोमी हो गया। यहाँ पर ये चीज क्लियर होगी। तो इस ये किस में होता है? डाउन सिंड्रोम में। ये इस यहाँ पर इसके सारे जो है इफेक्ट दिखाए गए कि यहाँ पे फ्रोट ब्लेड से बिग एंड व्रिंकल टंग, कंजाइटल हार्ट डिजीज, फ्लैट बैक ऑफ हेड, मेनी लूप्स और फिंगर टिप्स, पाम क्रीज, ऐसे सब कुछ है वो डाउन सिंड्रोम के अंदर होते हैं। अब ये सबसे पहले किसने बताया था? लैंगडोन डाउन ने बताया था 1866 में। उसी की वजह से उनका नाम पड़ गया इस डिजीज का डाउन सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम, मतलब बहुत ज्यादा सिम्टम एक साथ दिखाई देते हैं तो उसको बोलते हैं सिंड्रोम। नेक्स्ट बात करते हैं क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, आपको दिखाई दे रहा होगा। क्लीनफेल्टर के अंदर क्या हो गया? ट्राइसोमी हो गई। देखो XXY हो गया, मतलब 3 आ गए, ट्राइसोमी हो गई। अब देखो यहाँ पर देखो, this genetic disorder is also caused due to the presence of additional copy of X chromosome resulting in a karyotype of 47। तो टोटल क्रोमोसोम होने चाहिए 46, बट अब हो कितने गए? 47। अब यहाँ पर आगे देखो 44 तो प्लस हो ही गए, क्योंकि वो कितने होते हैं? 22 पेयर वाले हो गए। अब यहाँ पर एक और क्या हो गया? XXY ट्राइसोमी हो गया। सच एन इंडिविजुअल एंड ओवरऑल मेस्कुलाइन डेवलपमेंट, हाउएवर द फेमिनाइन डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट दैट इज गायनेकोमास्टिया इज आल्सो एक्सप्रेस। सच इंडिविजुअल आर कॉल्ड स्टेराइल। और ये जो इंडिविजुअल होते हैं वो कैसे होते हैं? स्टेराइल होते हैं। ये तो होता है मेल के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेंडर सिंड्रोम। ये होता है फीमेल के अंदर। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? सच डिसऑर्डर कोज टू द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। मतलब वो XX होना चाहिए बट एक क्रोमोसोम हट गया तो वहां पर केवल 45 रह गए। मतलब होने चाहिए 46, अब रह गए कितने? केवल 45। तो यहाँ पर क्या हो गया? मोनोसोमी हो गया। सच फीमेल आर स्टेराइल। ये फीमेल भी स्टेराइल होती है। ओवरी रूडिमेंट्री होती है। बिसाइड अदर फीचर इंक्लूड लेक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी तो लेक होते हैं। 2 बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। तो ये सब कुछ था इस चैप्टर के लिए। यहाँ पे वगैरह क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।